नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं नालासोपारा पश्चिम में हूँ, हनुमान नगर में। यहाँ पर एक इमारत जो 2017 के दरमियान टूट जाती है, उसके बाद कोरोना के काल में यह इमारत तैयार हो जाती है और पता भी नहीं चलता। कई सारे सरकारी कर्मचारी इस आस में बैठे रहते हैं कि यहाँ पर उन्हें अपना हक और अधिकार मिलेगा। 1990 से लेकर अभी तक ये लड़ाई लगभग जारी ही है। 2003 और 4 के आसपास की कहानी क्या हुई, 2090 से लेकर अभी तक ये जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कैसे परेशान हैं। हालांकि वसई विरार में ज़मीन पर कब्जा और किसी प्रकार से उस ज़मीन को पर इनलीगल बांधकाम और उसके बाद उस बांधकाम पर रहवासी ये जान ही नहीं पाते वो कब उन्होंने लीगल चीज़ इनलीगल खरीद ली और वो बेघर हो जाते हैं। इन्हीं सब मामलों पर ये एक किस्सा ये भी है जिन्हें आज उपोषण पर बैठना पड़ रहा है अपने हक और अधिकार के। पहले हम कानूनी तरीके से जानते हैं कि आखिर कहां पर महानगर पालिका ने चूक की और आज इन्हें उपोषण करना पड़ रहा है। हमारे साथ निमेश वसा जी उपस्थित हैं, इनसे हम कानूनी तरीके से जानते हैं कि आखिर पूरी हकीकत क्या है। निमेश जी, इस पूरे मामले की 1990 से लेकर अब तक कड़ी से कड़ी क्या गलतियां थी जिसके वजह से महानगर पालिका के रेड्डी और तमाम अधिकारी जो फंसते नजर आए? ऑलरेडी जब भी सिडको एग्जिस्टिंग में थी तभी महानगर पालिका ने ये रिजर्व ग्रुप वाले को ऑलरेडी प्लान सैंक्शन किया हुआ था। जब वो खुद सिडको में था और उसने प्लान सैंक्शन किया था और बाद में अगर वो प्लान सैंक्शन करने के बाद यहाँ 4 स्ट्रक्चर खड़े हुए, 4 बिल्डिंग ही खड़ी हुई, तो ये 4 बिल्डिंग में से कोई ना कोई लोगों को तो उसने बेची होगी। तो 4 बिल्डिंग तो ऐसी तो खड़ी नहीं हुई। अभी वो बेचने के बाद उसका एग्रीमेंट भी रजिस्टर हुआ ओनरशिप फ्लैट एक्ट के हिसाब से। उसमें रिजर्व बैंक से कई लोगों ने लोन भी लिया। और एक बार अगर ओनरशिप फ्लैट एक्ट के हिसाब से अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर होता है तो बाद में वो ओनरशिप टाइटल वो सोसाइटी को ही मिलता है और दूसरे किसी को नहीं मिलता है, खाली वो प्रोसेस किया नहीं जाता है। बाकी ऑटोमेटिकली वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है कि 4-6 महीने के बाद अगर वो कन्वेंस नहीं दिया वो बिल्डर ने तो ऑटोमेटिकली वो लैंड जो रहते हैं उनके नाम पे ही चला जाता है, खाली वो प्रोसेस करना पड़ता है। अभी बाद में ये पिक्चर ऐसा हुआ कि थोड़े साल बीत जाने के बाद अनिल गुप्ता करके ये बिल्डर इस पिक्चर में आया, उसने एक आदिवासी को पकड़ा और आदिवासी को पकड़ने के बाद आदिवासी का नाम ये चढ़ाया तहसीलदार को लेके। तहसीलदार भी वो करप्ट ही था, बाद में सस्पेंड भी हो गया वो ब्राइब लेते हुए। तो वो आदिवासी का लैंड जब तुम्हारा प्रॉपर्टी एनए हो गया, सब हो गया, प्लान सैंक्शन हो गया, वापस आदिवासी के नाम पे चढ़ेगा कैसे? तो ये क्वेश्चन पहले ये आता है। और रेड्डी ने ही प्लान सैंक्शन किया था। क्या आपको लगता है सवाल ये भी हो सकता है कि आदिवासी के नाम पर जो चढ़ तो गई, लेकिन जो बिल्डिंग पहले से वहां तैयार है उनको अधिकार तो मिलना चाहिए आपके नियम आपने जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़े थे, अगर कोर्ट ने अगर तहसीलदार ने ऑर्डर दिया कि बाबा ये जमीन इसकी है, वो आदिवासी की है, चलो मैं एक बार मान लेते कि वो जमीन आदिवासी की है, लेकिन वहाँ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो खड़ा है उसका ओनरशिप किसके पास है? स्ट्रक्चर तो उनके नाम पे नहीं है ना। तो स्ट्रक्चर तो ये रिजर्व के जो लोन लेके बैंक के लोग थे उनके ही नाम पे है। तो वो स्ट्रक्चर का जब लीगल ओपिनियन रिपोर्ट, नया प्लान सैंक्शन जब अनिल गुप्ता ने किया और जब नया प्लान सैंक्शन करने के लिए गया तो पहले फाइल जाती है लीगल ओपिनियन के पास। लीगल ओपिनियन में से जब फाइल क्लियर होती है तब बाकी आगे का सैंक्शन मिलता है। तो लीगल ओपिनियन रिपोर्ट वालों ने क्या किया, यानी बिल्डर के एडवोकेट ने भी छुपाया ये बात और महानगर पालिका के एडवोकेट ने भी छुपाया कि ऑलरेडी यहाँ डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुए हैं। प्लान जब सनत मेहता ने यहाँ प्रोजेक्ट में डाला था तो उसने बताया था कि यहाँ 4 बिल्डिंग है। आर्किटेक्ट जो था, बाद में जब आर्किटेक्ट को मालूम पड़ा कि ये फ्रॉड कर रहा है बिल्डर, तो उसने विड्रॉ करके लिया अपना और उसने लेटर दे दिया महानगर पालिका को, ये प्रोजेक्ट में मैं अभी आर्किटेक्ट नहीं हूँ। फिर ये बिल्डर ने दूसरा आर्किटेक्ट पकड़ा और रेड्डी और ये लोग से हाथ मिला के पूरी लीगल उनकी टीम जो महानगर पालिका है उसके हाथ मिला के ये इलीगल प्लान सैंक्शन किया है। और अभी हम इनके लिए स्टॉप वर्क का नोटिस इशू करेंगे। स्टॉप वर्क का इंडिविजुअल सबका मैं पिटीशन महानगर पालिका में फाइल कर रहा हूँ और सब उसकी हियरिंग लगाऊंगा। कहीं रेड्डी इसमें बहुत बड़े दोषी माने जाते हैं। रेड्डी अगर ये मैटर हाईकोर्ट में गया तो रेड्डी के ऊपर 420 का गुना दाखिल होगा। यहाँ पर शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख वो इस पूरे आंदोलन के साथ, पूरे उपोषण के साथ उसी खड़े हैं यहाँ पर, उनका क्या कहना है? शिवसेना स्टाइल में किस तरीके से आगे काम होगा? अगर हक और अधिकार नहीं मिला तो क्या करके आगे किस तरह से आंदोलन बुलंद होगा? अर्शित जी क्या कहना है? सुबह से ही आप लगातार यहाँ पर जमे हुए, अगर हक और अधिकार नहीं मिला तो किस तरह से? सुबह से नहीं है, ये सभी मेंबर्स को वापस हक दिलाने के लिए मेरी 2 साल से कोशिश जारी है। और मैं इतना वादा करता हूँ सबके सामने कि मेरे साथ अभी वसा साहब है जो लीगल सब जानते हैं, तो मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगा
अगर बिल्डर ने उसके लिए भी टाइम पास किया और कोई इलीगल पोजीशन किसको दिया तो ज़रूर जो फ्लैट रेडी हो जाएंगे उसमें सब मेंबर को शिवसेना स्टाइल में सब कार्यकर्ता के साथ पोजीशन ले लेंगे। सबका 50 लोगों का पोजीशन हम ले लेंगे। उसके लिए स्टाइल में घर दिला कर रहेंगे, दिला के अब रखेंगे। यहाँ पर आप देखा जाए तो कई सारे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 80, किसी की 70, किसी को चलने में समस्या, ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ जो ऐसे पीड़ित हैं उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। कितने लोग हैं जो परेशान हैं और कितने वर्ष हो गया ये लड़ाई लड़ते लड़ते? हम लोग 31 साल ये लड़ाई कर रहे हैं। 31 साल हो गया ये सोसाइटी को और हमारे कम से कम 10 लोग ऑफ भी हो गए और उसके साथ एक 20-25 लोग अभी रिटायर हो गए। हम लोग अभी एम्प्लॉयज़ है, थोड़ा लोग एम्प्लॉयज़ है, वो अभी हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हमारा यही कहना है हमको हमारा घर मिले, इसके लिए हम लोग इधर उपोषण कर रहे हैं। जी धन्यवाद। ये सारी हक और लड़ाई की ये पूरा हक इन्हें मिलना चाहिए। लड़ाई जारी रहेगी लेकिन कब तक जारी रखना पड़ेगा और आखिर वसई विरार में ऐसी लड़ाइयाँ कब तक और देखने को मिलेंगी? ये हक उन्हें चाहिए जो सरकारी अधिकारी हैं। अगर इनके साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी का क्या हाल होगा इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए सचिन दीक्षित, नाला सोपारा।